सो वेलकम टू यू गाजियाबाद IAS अकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पॉलिटी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ड्यूटीज और राइट्स में क्या डिफरेंस होता है आपके अकॉर्डिंग। ड्यूटीज और राइट्स में क्या डिफरेंस होता है? खुशी, वर्षा? ड्यूटीज जो होती है वो हमारा कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ। और जो राइट्स होते हैं वो हमारा हक होता है। हक होता है, ओके, अधिकार होता है। ठीक है, ये तो हिंदी कन्वर्जन हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो भी हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स हमारी कंट्री के। आप अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव में बताओ, राइट्स और ड्यूटीज में क्या फर्क है? राइट्स और ड्यूटीज खुशी? सर, राइट्स होते हैं जो हमारे मतलब किसी भी चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एक तरीके से कि हमारा कोई भी किसी भी तरीके से वो ना हो। और ड्यूटीज होता है कि हमें कुछ राइट्स मिले तो कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए। इसको समझने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। ड्यूटीज और राइट्स में क्या फर्क होता है? ड्यूटीज जो होती हैं वो वॉलंटियरली होती हैं, और राइट्स जो होते हैं वो लीगली जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द पेरेंट्स। पेरेंट्स के ओल्ड एज में सेवा करना इट्स आवर कर्तव्य, ड्यूटी। बट अन पेरेंट्स के जाने के बाद या पेरेंट्स के रहते हुए जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका सक्सेशन है, दैट इज आवर राइट। तो प्रॉब्लम इज दैट कि वी फाइट फॉर आवर राइट बट वी डोंट परफॉर्म आवर ड्यूटी बिकॉज ड्यूटी इज वॉलंटियर। तो अगर दोनों बैलेंस बन के चलेगा तो सोसाइटी बहुत अच्छे से काम करेंगी। सिमिलरली ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको 42nd अमेंडमेंट के साथ स्वतंत्र सिंह कमेटी के कहने पे जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1976 में ऐड किया गया था। नाउ अब इस पे भी एक डिबेट है क्योंकि अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो 1975 से लेकर 1978 के बीच में हम लोगों ने एक इमरजेंसी का टाइम देखा था जिसके अंदर काफी सारे राइट्स को जो है ऑलरेडी कर्टेल करके चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिबेट है, हमें उस डिबेट में नहीं जाना, हमें फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है। तो सरदार स्वतंत्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बेस पे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 4A के अंदर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य को जो है हम लोगों ने एंट्री कराई। एंड एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 51A। ठीक है, as DPSP are addressed to the state, the fundamental duties are addressed to the citizens। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। नंबर 1 हमने DPSP पढ़ा। DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट डज दैट मीन? जब भी स्टेट लॉ बनाएगा मतलब वो डायरेक्टिव है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि जब भी आप स्टेट को या स्टेट्स को डायरेक्शन दे रहा है कि जब भी आप कानून बनाएंगे आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, फॉलो करनी है। फॉलो करना कोई बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, पर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन सब चीजों को लेके चलोगे, इन प्रिंसिपल्स को लेके चलो। ठीक है, अब ये जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी जो है ये हमारे एड्रेस टू सिटीजंस हैं। ये हम सभी लोगों को बताया गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको ये सारी ड्यूटीज दी हुई हैं, ये सारी आपको परफॉर्म करनी चाहिए, करनी है नहीं। क्या डिफरेंस है करनी चाहिए और करनी है नहीं में? पीछे हम लोगों ने डिबेट देखी थी, बहुत सारे झगड़े भी हुए थे इस पे कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो एक राष्ट्रगान का कंसेप्ट आया है, तो वो क्या है, वो उस पर कोर्ट की जजमेंट क्या थी? आप लोग क्या करते हो? कहीं पे भी हम राष्ट्रगान चला देते हैं। आजकल एक जोक भी चल रहा है कि मेट्रो में भीड़ थी, एक लड़की ने राष्ट्रगान चलाया, मैं खड़ा हो गया, वो बैठ गई सीट पे। एक ये भी जोक चल रहा है आजकल। राष्ट्रगान क्या हर जगह वैलिड होता है? हर तरीके से वैलिड होता है? हम देखते हैं क्रिकेट मैचेस के आगे अब जो है हम देखते हैं कि नेशनल एंथम जो है जो कंट्री होते हैं सबके रिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ये हमारी ड्यूटी है, बट वो अगेन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इस पे क्या हुआ था? इसमें बहुत मुद्दे हुए थे। मतलब 4 आदमी बैठे हुए, 4 आदमी खड़े हैं और एक आदमी बैठे हुए, उनको अपने प्रो नेशनलिज्म पे कितनी खुशी हुई कि उन्होंने जो नेशनलिस्ट शायद नहीं है या उसका मन नहीं है या उसकी टांगें काम नहीं कर रही हैं, उसको उठा के पीट दिया। तो क्या मामला कोर्ट में गया? कोर्ट में क्या बोला? ठीक है, तो होमवर्क इस केस में कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, कल हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, मुझे पता है बट लेट अस डिस्कस, हम लोग ढूंढ के लाओ तो अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अगर हम बात करते हैं लेट अस से कि राष्ट्रगान वाला एक मुद्दा हो गया, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे को क्या क्या राइट्स हमें ड्यूटीज हमें दी गई हैं। 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वतंत्र सिंह कमेटी का नाम याद रखिएगा, पार्ट 4A का नाम याद रखिए, 51 आर्टिकल को याद रखिएगा, और अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट का। ये सारे जो फैक्ट को मैंने आपसे अंडरलाइन करवाए हैं, इसलिए करवाए हैं कि यूपीएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अगर पूछेगा, क्योंकि इसमें डायनामिज्म भी कुछ नहीं है।
ठीक है, तो वो इसी में से पूछेगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि अगर चल के सरकार कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज को इसके अंदर इंस्टाइन कर देती है या किसी को कर्टेल कर देती है, तब तो नो डाउट वो एक डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट अभी ऐसे कुछ चांसेस हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी वाज टू स्टडी द क्वेश्चन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड recommend the amendments. The 42nd Amendment Act, also called as the mini constitution, which amended the many articles, even the preamble, was the result of the recommendations of the Sardar Sorensen Committee. The 10th fundamental duties as per recommendation. Objective of incorporating the fundamental duties is to place before the country a code of conduct which the citizens expected to follow. यहाँ पे एक बात बोली गई है कि काफी चीजें अमेंडमेंट किए गए, काफी सारी चीजों को हमने लुक आफ्टर किया। 1935 को जब भारत को आजाद हुए करीब 30-35 साल हो चुके थे, हमने अपने पूरे पास्ट को देखा और हमें लगा कि ये सब चीजें चेंज करनी चाहिए। साथ ही साथ एक स्टेट की भी एक्सपेक्टेशन होती है, एक जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेते हो उससे, आपके पेरेंट्स की आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो स्टेट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट में बांधने की कोशिश करेगी, बट उसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया गया। Fine. The fundamental duties are non-justiciable. That means the citizen cannot forced to observe them. Some of them are, however, the part of enforceable law. For example, Prevention of Insult of National Honor Act 1971 and so on. यही जो एक्ट है, इसी के ऊपर जो है सारा वो मामला चलेगा, जो जिसके बारे में आप कल आप रिसर्च करके आने वाले हो। However, if a citizen violates fundamental duties, his FR may not be restored and approaches the court. क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या है, कितनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। क्या बोला गया है? टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का बात आ गया इसके अंदर। तो अगर एक बात बताऊं कि ये जो आइडल्स हैं, हम जो फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, हमारे आइडल्स कौन है? हमारे एमपीज। आप लोगों को एक चीज याद हो, जब राफेल का मामला चल रहा था 2015-16-17 के आसपास, तो राफेल पे जो है कई सारे के एलिगेशंस लगे थे गवर्नमेंट के ऊपर, एंड गवर्नमेंट ने हर जगह से रेक्टिफाई भी कराया, मतलब रेटिफाई भी कराया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके ऊपर सीएजी का ऑर्डर था, उसके ऊपर जो है और भी तमाम तरह की जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसका ऑर्डर था। चलो फ्रांस की ऑर्डर छोड़ो, इंडिजिनियस की बात करते हैं। दो बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहा हूं मैं, सीएजी दैट इज कंट्रोलर एडिटर जनरल, एंड दूसरा कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई भी मुद्दा होता है उसकी जो सुनवाई होती कहाँ होगी? कोर्ट लेवल ऑफ कोर्ट्स में होगी। तो हायर कोर्ट, सबसे हायर टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सी है हमारी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा सीएजी है, सीएजी क्या करते हैं? जितने भी हमारे देश में सरकारी अधिकार से सरकारी काम चल रहे हैं, उन सभी का कामकाज का अकाउंटिंग करता है। लाइक अगर मैं बोलूं, जब हम लोग 2008-9 में थे तो 2G 3G मामले सामने आए थे, ठीक है। तो जो हमारा जो न्यूज़पेपर था नेशनल टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे आर्टिकल आज भी याद आता है, उसने लिखा था बड़े बोल्ड अक्षर में, ये जीरो है, करोड़ स्कैम, 1,76,000 करोड़ का स्कैम। 3G की बात हो रही है। तो क्या 1,76,000 करोड़ का कोई मतलब इतने पैसे कोई लेके चला गया या किसी ने घोटाला कर दिया? सीएजी ने, ये सीएजी रिपोर्ट पे बोला गया था। सीएजी क्या करती है? हर एक चीज को एनालाइज करती है, हर एक चीज पे रिपोर्ट ऑडिटिंग करती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके ऊपर भी सीएजी बैठी, वो सीएजी उसके ऊपर भी ऑडिटर्स बैठे होते हैं। आपको पता है हर कंपनी का ऑडिट होता है, चाहे आईसीसी बैंक हो, चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, हर एक कंपनी का ऑडिट हो गया, उसकी रिपोर्ट हर साल जो है आरओसी के पास जानी जरूरी होती है। आरओसी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो हर जोन में एक एक जगह पे इंस्टॉल्ड है, जो कि इन सब चीजों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर आती है। तो ये क्या इतना 1,76,000 करोड़ का कोई लेके भाग गया था पैसे? क्या हुआ था? अच्छा, इस रिपोर्ट में और हम बोलते हैं कि नीरव मोदी का 11,000 करोड़, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा फिगर बड़ा है? ये जो था 1,76,000 करोड़ का लॉस हुआ था ड्यू टू बैड डिसीजन मेकिंग, लॉस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइल सेलिंग द 3G स्पेक्ट्रम। घोटाला कितना हुआ था वो आगे सीबीआई या फिर जो भी जांच करने वाली एजेंसी होगी वो बताएगी। और ये 11,000 करोड़ क्या था? ये लोन लेके इसको डिफॉल्ट करा दिया गया था।
तो ये पैसे डायरेक्टली चला गया था और इसमें ये इतना बड़ा एक्सचेकर को लॉस हुआ था। हम जो है 1,76,000 करोड़ रुपए और कमा सकते थे उसी 3G सेक्टर को बेचकर, जो हम लोगों ने नहीं कमाए ड्यू टू बैड डिसीजन मेकिंग और ड्यू टू बायस डिसीजन मेकिंग। ये डिफरेंस हमें याद रखना। CAG जो है रिपोर्ट देती है, तो ये रिपोर्ट थी, 2G की रिपोर्ट थी, कोल एलोकेशन में जो दिक्कत हुई थी उसमें रिपोर्ट थी, चारा घोटाला हुआ था 98-99 में, उस पर CAG की रिपोर्ट थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो है ही, प्लस CAG भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। हम राफेल की बात कर रहे हैं, राफेल की बात में जो है ऑपोजिशन पार्टी फिर भी लगातार बोल रही थी। CAG ने बात रेटिफाई कर दी, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने, फ्रांस से लिया ना गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने बात क्लियर कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर कर दी, बट फिर भी जो प्रोटेस्ट लगातार जो है लगातार पार्लियामेंट को रोका जा रहा था, क्योंकि उनके लीडर को लगता था कि ऐसा कुछ हुआ है गलत। तो अगर 51A खुद ही अगर हमारे नेता नहीं मानेंगे तो हम आम आदमी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहली चीज एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केस इंस्टेंस में मैंने आपको कोट किया, पर यू आर नॉट सपोज टू कोट दिस, आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी हुआ था। क्योंकि क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, आइडियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब जो हमारे नेशनल जो हमारा नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ था, बेसिकली हम 1857 के बाद की बात कर रहे हैं। जितने भी नेता थे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी पूरी लड़ाई, उनकी पूरे स्ट्रगल को चेरिश करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का टेक केयर करना, मतलब भारत के अगेंस्ट कंस्पायर नहीं करना, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, सो मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। आप लोगों को कंस्क्रिप्शन सिस्टम पता क्या होता है? व्हाट इज कंस्क्रिप्शन सिस्टम? किसने बोला यस? क्या होता है? नॉर्मल लोगों को जो है मिलिट्री में किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। In the First World War and Second World War time, there was a concept in Germany and many other European countries, conscription system होता था कि in case अगर वॉर लगती है तो आपको भी जो है वॉलंटरी, आपको वॉलंटरी नहीं, आपको 110% आपको जाना ही जाना, उसके लोगों को ट्रेनिंग कर। हाँ, यूक्रेन में भी इस टाइम पे हो रहा है। आम आदमी सिविलियंस को जो है वो लिया जाता है। हाँ, मार्शल लॉ नहीं, मार्शल लॉ समथिंग डिफरेंट। मार्शल लॉ कर्फ्यू नहीं हुआ, वो 144 है। मार्शल लॉ अलग हो गया, मतलब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है पूरा, मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है मार्शल लॉ, ठीक है। हाँ, तो वो अलग वो पूरा ही केस अलग, सिनेरियो अलग हो जाता है। तो मैंने क्या बताया अभी, मैं आपको बता रहा था कि कंस्क्रिप्शन सिस्टम होता है जिसके अंदर मैंडेटरी आपको सर्विस देनी पड़ती थी इन द आर्म फोर्सेस। इंडिया के अंदर भी बात बोली जा रही है, बट ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं, राइट्स का पार्ट है। तो ये इनफोर्सेबल नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है आपको भी भेजा जाए। तो जब कारगिल वॉर हुई थी तो ऐसी कई सारी खबर चल रही थी कि कई सारे बॉलीवुड एक्टर इंक्लूडिंग नाना पाटेकर वांटेड टू गो देयर, नहीं भेजा क्योंकि हमारे पास आर्मी अबंडेंस में थी, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल बैरियर को हटा के हमें भाईचारे को जो है प्रमोट करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारे कंपोजिट कल्चर को भी वैल्यू करना है जो हम लोगों ने अब करना। हम अपने कंपोजिट कल्चर को चेरिश करते हैं? कंपोजिट कल्चर में तो हम शायद करते हैं, बहुत अच्छा बोला। हम कंपोजिट कल्चर को जो है चेरिश ना करके अपने पर्सनल कल्चर को बहुत ज्यादा वो करते हैं। अब कल्चरल डिफरेंस कितने हैं? अगर रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करें तो बहुत ज्यादा है, अगर रीजनल भी है, लिंग्विस्टिक्स भी हैं, हर एक जगह पे अलग डिफरेंट। कल्चर को भी डिफाइन करना अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव चीज है, कल्चर अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट बनता है कि हम जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, इसलिए हम सारी पराली जला देते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए इस पे बात करते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? हम लोग जहां भी जा रहे हैं, हम थोड़ा सा भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक एनवायरनमेंट को एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। हम अगर फोन यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक वाली कॉस्ट हम कर रहे हैं, कॉस्ट कौन पे करेगा? तो हम लोग अपना बिट क्या कर सकते हैं? अब जैसे कि 1 जुलाई से जो है कई स्टेट्स के अंदर जो है सिंगल यूज पॉलिथीन इज गोइंग टू बी बैन। स्टेट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको जो है ये सिंगल यूज पॉलिथीन जो है बैन करनी है और अपने स्टॉक खत्म कीजिए। ये ऐसे ही ऑर्डर, ऐसे ही कुछ एक ऑर्डिनेंस बहुत पहले भी आया था, 2017-18 में भी आया था, जब सारे के सारे पॉलिथीन प्लास्टिक्स बैन हो गए थे। तो व्हाट इज सिंगल यूज पॉलिथीन? अब उसके बाद जो पॉलिथीन आया वो थोड़ा मोटा पॉलिथीन है, उस पर लिखा है कि मैं प्लास्टिक बैग नहीं हूं।
देखा आप लोगों ने बट मार्केट में रेजिन वाले आ रहे हैं, रेजिन वाले, हाँ वो वो चल रहा है। चेंज है। अच्छा एक बात बताओ, तो ये जो हमारी जो रफल लेज हैं, कुरकुरे हैं, जो टॉफी के रैपर्स हैं, ये प्लास्टिक नहीं होते क्या? प्लास्टिक के सब्जी वाले भैया के पास ही होता है, छोले भटूरे वाले भैया के पास। डिफरेंस क्या है? जबकि मुझे लगता है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो प्लास्टिक, जो सब्जी वाली प्लास्टिक होती है वो ज़्यादा जल्दी जो है टेयर ऑफ हो जाती है एज कम्पेयर टू दोज रैपर्स। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री, हर एक एफएमसीजी प्रोडक्ट, हर एक कार इंडस्ट्री, गाड़ियां जब नई नई निकलती है सब पे प्लास्टिक लगी हो, सबको प्लास्टिक वाली गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। नई नई गाड़ियां होती हैं, रात में मेरी गाड़ी 4 साल पुरानी है, उसमें अभी भी मैंने फ्लैप्स के वो हटाए नहीं है, प्लास्टिक नहीं हटाया है। सीट गंदी हो जाए, फ्लैप गंदे नहीं होने चाहिए, मैं मान सकता हूं। तो ये सब क्या है, हम अपना बिट कैसे दे सकते हैं? लाइक अपने लेवल पे रिड्यूस करना, अपने लेवल पे जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पॉलिथीन बैग्स को रिप्लेस कर सकते हैं जूट बैग से। रिसेंटली देयर वाज अ स्टार्टअप इन कर्नाटका जिसने एक मैडम ने एक वो बनाई है, मशीन बनाई है, 5 रुपए का सिक्का डालो तो वो कॉटन बैग आपको डिस्पोज कर देगा, और दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। अच्छा चलो, जब पॉलिथीन नहीं हुआ करता तब हमारे काम कैसे चला करते थे? ये पॉलिथीन पिछले 20 साल में बहुत बढ़ा है। 2000 के बाद मैंने पॉलिथीन में एक शूट अप देखा है बहुत जबरदस्त। उसके पहले काम कैसे चलता था? उसके पहले पैकेजिंग कैसे होती थी? जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थी, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पहले ही पॉलिथीन में ही आते थे। ये जो बिस्लरी कल्चर चला है, मैं नाम नहीं ले रहा, मतलब नाम ले लिया मैंने, पर ये जो पेट बॉटल का जो कल्चर चला है, ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ? हर चीज को कमोडिफिकेशन ही है। पहले भी हम पेप्सी पिया करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पीते थे। कांच की बोतल आती थी, जो सबसे बड़ी बोतल 1 लीटर की बोतल होती थी। बस ये होता था कि तुम्हें उसके पैसे जो है डबल दे के आना पड़ते थे। जब वापस करते बोतल तो वापस, जैसे सिलेंडर है हमारा, अब सिलेंडर ऐसा तो नहीं खाली हो गया उठा के फेंक दिया, क्या करते हैं? वापस करते हैं, स्वाइपिंग बोल सकते हैं इसको। आज जो हम बैटरी टेक्नोलॉजी पे मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर्स में, हम देख रहे हैं कई ऐसी कंपनी जो बैटरी स्वैपिंग को प्रमोट कर रही हैं। कई स्कूटर्स बैटरी स्वैपिंग के स्टेशन बना रखे हैं, पुरानी लगा दो वापस और नई ले जाओ, उसमें से नई लगा के ले जाओ, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बन पाएगा बैटरी का। क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया कि गाड़ी तुम्हारी डिस्चार्ज होगी, 3 घंटे खड़े होकर चार्ज करो, क्योंकि उसमें तो OnePlus वाला चार्जर भी नहीं है, अभी नहीं है। और जिनके पास आईफोन है खड़े रहेंगे वो तो। अच्छा है, एप्पल जो है गाड़ी वालों को बैटरी सप्लाई नहीं कर रहा। ओके ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग हम लोग जो बात कर रहे थे कि सस्टेनेबल लिविंग की, तो इसमें एक तो वो हमने बात कर रहे थे कि 2000 में कैसे होता था। तो उस टाइम पे खाना कैसे पैक होता था रेस्टोरेंट्स के अंदर? पहली बात, जो प्राइवेट खाना था या जो हम बोलते हैं जो बाहर का खाना था, वो बहुत रेयर होता था। रेयर के अंदर भी क्या होता था, जो 2-3 जो इंडियन स्नैक्स होते थे वही डोमिनेट करते थे। 80s तक तो इसने ही किया। पिज्जा इंट्रोड्यूस हुआ था 82 के अंदर दिल्ली में, लोधी होटल से शुरुआत हुई थी उसकी, ठीक है। 82 में पिज्जा दिल्ली में है, और अब जाके वो कॉमन होना शुरू हुआ है। हो गया कॉमन। पिज्जा की पैकिंग किसकी होती है? कार्डबोर्ड की। चलो सस्टेनेबल है। बट इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर थिंग, और जो हम खाना खा रहे हैं व्हाइट प्लास्टिक के डिब्बों में जो आ रहा है, PET जिसे बोलते हैं, अच्छा, जो पूरा डिलीवरी मॉडल बना है, जोमेटो स्विगी पूरा डिलीवरी मॉडल डिलीवर होना है, कॉस्ट भी कम रखनी है, हाँ, लाइट भी होना चाहिए, तो लाइट भी होना चाहिए और कंप्लेसेंट भी होना चाहिए। अब देखो मैक्सिमम जो डब्बे आपके पास आ रहे हैं वो ब्लैक कलर के आते हैं, व्हाइट वाले लगभग ना के बराबर हो गए। क्यों? ये भी एक तरह का शिफ्ट है। कार्सिनोजन एलिमेंट जो है व्हाइट वाले में कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, और जो ब्लैक वाले डब्बे होते हैं दोज आर फूड ग्रेड प्लास्टिक्स। व्हाइट डब्बे जो है ब्लैक वाले से बहुत सस्ते होते हैं। तो एक रेस्टोरेंट क्या किस लिए बना है? उसका शौक है खाना खिलाने का? नहीं, उसका शौक है अपनी लाइवलीहुड चलाने का, और जितना ज़्यादा कमाई होगी उतना अच्छा उसके लिए। बिजनेस है भाई, बिजनेस का जो मेन मॉडल होता है, मेन मोटो होता है, दैट इज प्रॉफिट ओनली। तो यहाँ पे हम चीज़ें चेंज कर सकते हो। पहले खाना कैसे पैक होता था? हम लोग गिलास लेके जाते थे रेस्टोरेंट या ढाबों पर, और उसमें सब्जी पैक होके आती थी। अब कितना चेंज हो गया। उसके बाद व्हाइट कलर की पतली सी पॉलिथीन आ रही है, जिसके अंदर हम दाल मखनी गरम कुछ भी डलवा के लाते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद हम कैंसर की दवाइयाँ ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, वो भी आ गई अब तो, वो भी ऑलमोस्ट आ गई। अभी रिसर्च है, कई रिसर्चेस इससे पहले ही पब्लिश हुई है, पर वो दवाइयाँ कभी पब्लिश नहीं हुई है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके पीछे खड़ी है। अगर दवाई का इलाज आ जाएगा तो इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री पूरी ऑन्कोलॉजिस्ट की खड़ी हुई है वो कहाँ जाएगी? कुछ सोचो आप।
और ये कोई सस्ता ट्रीटमेंट नहीं है, भी नहीं है जो है इसकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट बता 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली 97 लाख $97,000 पड़ा था मैंने, या 9 लाख ऐसे कुछ था। सर 3 हफ्ते में एक बार दे रहे हैं, हम्म। 6 मंथ $11,000 का मतलब है, मतलब 1 महीने का। $11 कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 85 चल रहा है अब तो, 80 चल रहा है अब तो, सर ऑलमोस्ट 50 लाख 50 लाख का जा रहा है। तो अगेन ये बीमारी भी किसको ठीक करेगी, बट सर आ तो गई। अब 20 साल बाद जो है इसका पेटेंट हटेगा। अभी किसके पास है, ग्लैक्सो के पास है। अब ग्लैक्सो की मोनोपोली चलेगी इस पे 20 साल बाद जाके जेनरिक फॉर्म में आएगी। तो अगले 20 साल के बाद जो है आपको इसमें मतलब एक दवाई जो है अफोर्डेबल होगी। बट जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री पिछले 15 साल में खड़ी हो गई है उसका क्या होगा। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि हमें फॉरेस्ट लेक्स बताने चाहिए। कल एक शायद झारखंड गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जहाँ पे करीब 12,000 पेड़ कटने तो उसको रोका गया, अच्छी खबर है। बट डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ काट दिए। अपने आसपास देखो, सबसे ज़्यादा श्रिंक गाजियाबाद का फॉरेस्ट कवर हुआ है पिछले 1-2 साल के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे ट्रेन चाहिए मेरठ जाने के लिए डायरेक्टली। अब डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट ये डिबेट है जो एवर गोइंग है, ये हमेशा ही चलती रहेगी। हमें इसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि सस्टेनेबिलिटी किस में आ रही है, क्योंकि अगर वो ट्रेन चलेगी तो कई सारी गाड़ियां रोड से हटेंगी तो वो उसको कंपनसेट करेगी। पर इनका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। तो दिल की तसल्ली होती है कि हाँ चलो पेड़ काट कर ट्रेन बना दी, इतने लोग सफर करेंगे, इतनी गाड़ियां हट जाएंगी, इतना पोल्यूशन कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अफ्रीका के कई कंट्रीज ऐसे हैं जो गरीब होने के बावजूद इस टाइम पे अरबों पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं। केन्या के अंदर जो है आजकल एक जो गुलेल से पेड़ लगा रहे हैं, कैन यू इमेजिन। उनके पास एक बॉल है, मतलब एक सीड का बॉल है, उसको वो थ्रो करते हैं स्वैम्प के अंदर, वो पेड़ लग जा रहा है। इस तरीके से पेड़ लगाया जा रहा है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका ने ही क्यों सारी जिम्मेदारी ले रखी है अपने ऊपर, गोल्ड देने की, जिंक देने की, बैटरी में क्या लगता है लिथियम देने की, सारे मिनरल्स देने की, और उसके बाद गुलामी करने। अफ्रीका ने जिम्मेदारी क्यों दे रखी है, रिसोर्सेज हैं और डेवलपमेंट ना के बराबर है। डेवलपमेंट किस कंट्री में, अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका छोड़ दो, मुझे तो कोई कंट्री डेवलप दिखता नहीं। इजिप्ट जो इतनी बड़ी एंशिएंट वो थी सिविलाइजेशन थी, वो भी मुझे इतना डेवलप नहीं थी। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ब्रदर, यूफ्रेट्स बोलते थे उनको, टिग्रिस रिवर के आसपास सबसे बड़ी रिवर वहां पर है। पर वहां पे तो कुछ नहीं है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा कोई, इसलिए वहां पे चीजें सस्टेनेबल तरीके। सस्टेनेबल क्या, हम बोल रहे हैं कि वो लोग सफर कर रहे हैं, सफर तो कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। अब बहुत बुरा हाल है कई स्टेट्स में, जैसे कि हमने इबोला वायरस का ब्रेकआउट देखा था। इबोला वायरस के ऊपर छोटी डॉक्यूमेंट्री है 3-4 मिनट की, वो देखना जाके, देखना जरूर, क्योंकि पता चलेगा कि सिस्टम के अंदर जो कंटामिनेशन फैलता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें क्रिएचर्स को लेके हमें थोड़ी सी क्या करना चाहिए, कंपैशन दिखाना चाहिए। क्रिएचर्स को कैसे, क्रिएचर्स के ऊपर कोई केस स्टडी है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के एक बच्चे ने एक डॉग को 3 फ्लोर की बिल्डिंग से फेंक दिया था 3 साल पहले। तो उसमें फिर पीटा आ जाता है। हाँ, उसमें पीटा है, पीटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो हमें अब तुम कोई शेर के आगे कंपैशन क्या दिखाएगा, कोई शेर आ गया तो कंपैशन क्या दिखाएगा, कोई कोबरा आ गया तो कैसे कंपैशन दिखाओगे। क्रोकोडाइल, मैं देख रहा था कि उड़ीसा में क्रोकोडाइल घूम रहा है किसी रिहायशी कॉलोनी के अंदर ना कंज्यूम करके ना कंज्यूम करके उसको जो है सर वो बर्ड उनके एक्सटेंशन का एक रीजन भी है। हाँ। मतलब चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स भी हो, तो इसमें एलिफेंट हो गया, हाँ, हो गया, एलिफेंट का तो सबसे बड़ा तो रीजन ये है कि आइवरी है। आइवरी की डिमांड कम कैसी होगी, आइवरी की डिमांड कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी। अभी रिसेंटली कल परसों एक केस था कि आइवरी पोजीशन के लिए किसी पे केस चल रहा है, बहुत फेमस फिगर है वो, उसकी सुनवाई शुरू हो गई है। आइवरी क्या होता है, दांत। अब राइनोसोरस का जो हॉर्न होता था, अब तो राइनोसोरस बचा ही कहाँ हमारे पास। मतलब वही हाँ, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ये सिर्फ इन छोटी चीजों के एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और बाकी जो हमारे जानवर, जो एडिबल जानवर है, वो उनको तो नर्चर कर रहे हैं, उनके फैक्ट्रीज उनके तो फैक्ट्रीज बन रही हैं। ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अच्छा, हम पब्लिक प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, सब कुछ, रोड ट्रांसपोर्ट जितना है सब कुछ, ऑफिसेस। पता नहीं यार, मेरे कुछ दोस्त, मतलब बहुत पुरानी बात है, कुछ हमारे मित्र थे जो किसी सरकारी स्कूल में दिल्ली में पढ़ते थे, और जब वो स्कूल से निकले उन्होंने कहा कि हम पंखे ऐसे मोड़ के आए हैं। मैं बोला भाई ये क्यों किया आपने, बोलता है यार कुछ ना कुछ तो यार अगली जनरेशन को दे के जाना है। हम जब पहले डीटीसी बसों में बैठते थे तो जो नाम हम फेसबुक वॉल पर लिख पाते थे वहां पे लिख दिया करते थे कंपास से,
है ना, क्या था वो एक्स लव वाई। हम जब किसी मॉन्यूमेंट पे जाते थे तो मॉन्यूमेंट पे इस तरह के बहुत सारे लिखे होते थे। तो किसी शायर ने कहा मॉडर्न टाइम के, कहते कि जानू का नाम पत्थरों पर ना लिख के जानू को नाम से पेड़ लगाओ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेमेशन का मतलब क्या है, हम अपनी ही संपत्ति को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो जो संपत्ति क्रिएट करी गई है, बनाई गई है, वो हमारे ही टैक्सेस के पैसे से गई है। तो पहली बात, अगर आपकी गाड़ी हो, उस पर छोटा सा स्क्रैच लग जाए, आपकी बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। बट अगर वही सरकारी गाड़ी पे लग जाए या किसी ऐसी चीज पे लग जाए जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अपनी प्रॉपर्टी समझिए, अब अपनी प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि जैसे तेजस ट्रेन चलाई थी, लोग टैब वैब निकाल के घर ले गए थे उसमें से। रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान है इसके अंदर। रेलवे में हर साल जो है कितने सारे तकिए चद्दर चोरी हो जाते हैं, वो बोलेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी। ये भी गलत है। जो प्रॉपर्टी जिस सिस्टम के लिए बनी उसको वहां छोड़िए आप। अभी रिसेंटली एक IRTS ऑफिसर ने एक ट्वीट किया था, उसके पास एक ट्वीट आया था कि रेलवे सर्विसेज आर पैथेटिक। तो दैट गाय रिप्लाइड टू गाय, उसमें एक सिंक था जो गुटके से भरा हुआ था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, बड़ा वायरल हुआ है ट्वीट, अभी लास्ट वीक की बात है। ये सेड कि आप अपने जो है गुटके से इसको बंद करोगे और रेलवे को दोषी दोगे। ये कितना एक्सटेंट होगा? हो सकता है कि जिस बंदे ने ट्वीट किया उसने गुटका ना खाया हो, बट किसी ने तो खाया। रिसेंटली जो कलकत्ता का ब्रिज है, कौन सा है वो, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा, वहां के डिप्टी कलेक्टर ने सबको टैग कर दिया था, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान। बोले आप लोग वो जो था ना थूक के जो निशान होते, बोलते आप लोग जो प्रमोट करते हैं उसको हमें साफ करना पड़ता है। दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। और गंदा शहर किसी को नहीं चाहिए। तो पब्लिक प्रॉपर्टी के केस में क्या चाहिए, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की इज्जत करते हैं। इससे क्या होगा, तो स्टेट का खर्चा कम होगा। बट ये चीज जो है मुझे लगता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी के केयर टेकर उनको भी समझानी चाहिए। इस टाइम पे तुम आप आजकल में जरा नोटिस करना, दिल्ली में जो DTC की बसें चल रही है, जरा ध्यान देना, उन सभी के पीछे बैनर लगा हुआ कि मैं लेन ड्राइविंग करता हूँ, और एक बार उनको देखना है कितनी सेन ड्राइविंग करते हैं वो, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हाई। मतलब बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि आपको जिस भी आप फील्ड में हो उसमें आपको एक्सेल करना है, ठीक है। तो हम लोग विमल में कर ही रहे हैं। Who is the parent guardian provide to opportunity for education of his child, वार्ड 6 to 14 ईयर्स के बीच में, मतलब पेरेंट है तो आपको ये एजुकेशन तो इतनी देनी है। 86 अमेंडमेंट के साथ जो है लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, नॉट ओनली द सिटीजन बट ऑल्सो द स्टेट टेक प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। स्टेट को बोला गया कि खाली अब आपकी ही जिम्मेदारी नहीं है, खाली सिटीजन की जिम्मेदारी नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी भी है कि आप भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन को के बारे में सोचें, उसको करें। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, लेट्स से कि अपना घर बना रहे हैं और उसके ऊपर कोई आपके प्लॉट पर कोई पेड़ भी लगा हुआ है, या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, जब NGT का भी ऑर्डर लागू हो जाएगा, अभी सितंबर अक्टूबर आते आते क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी, डीजल जेनसेट्स बंद हो जाएंगे। क्यों? PM लेवल बहुत ऊपर होगा, तो पराली का भी बड़ा अच्छा आउटपुट आएगा। आप देखना, बायोडीजल जिस दिन से शुरू हो जाएगा ना, एथेनॉल प्लांट शुरू हो जाएंगे, सारी पराली इसमें कंज्यूम हो जाएगी। अब जो नई इंजीनियरिंग बनेगी पराली एक्सट्रैक्टिंग के लिए बनेगी, क्योंकि पराली को एक्सट्रैक्ट करना किसान के लिए घाटे का सौदा होता था। जब वो प्रॉफिट का हो जाएगा तो वो वैसे भी नहीं चलाएगा, क्योंकि धुआं तो उसके घर में जा ही रहा है यार, इतना समझदार वो भी है, ठीक है। क्यों ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंश्राइन करी गई थी? सबसे पहले कि भैया देशभक्ति लोगों के अंदर आए, पेट्रियोटिज्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। मनोज कुमार की पिक्चरों ने काम नहीं किया, तो उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आई थी हमारी सरकार, ठीक है। हेल्प देम टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट वुड स्ट्रेंथन द नेशन, प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, हेल्प स्टेट इन परफॉर्मिंग डाइवर्स ड्यूटीज, हार्मनी के लिए, टू इंश्योर सिटीजन कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्टेट एंड टू चेक इनडिसिप्लिन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हम लोगों ने इसके तरफ हम आगे बढ़े। क्लियर है? एक बार अपने नोट्स में इसको पढ़ूं, अगर कोई डाउट है वी कैन हैव अ डिस्कशन।